हम जो है ना स्टार्ट करे हैं दोबारा 14 अगस्त से ले लेते हैं। उससे पहले हमारी प्री पार्टीशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम पोस्ट पार्टीशन पे आ गए हैं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना है और आपको ऑल इंडिया इंडिया रेडियो से आपका ऑल इंडिया रेडियो जो वो था इंडिया का, वहां से रेडियो पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हुई है 12 बजे के बाद। तो वहां से जो है आपकी सेपरेट नेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब नेसेंट नेशन है तो इसमें इश्यूज भी हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि किस तरीके से एज अ नेशन अपने आप को स्टैब्लिश किया है। कायदे आजम ने 14 अगस्त 1947 को एज गवर्नर जनरल ओथ लिया है और लियाकत अली खान हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उस वक्त, क्योंकि कराची, हमारा एक क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में, क्योंकि उस वक्त कराची जो है वो हमारा कैपिटल था, तो वहां पे लॉर्ड माउंटबेटन ने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो है वो स्पीच उनसे एक शेयर की थी। ये क्वेश्चन हमारा पास्ट पेपर्स में क्योंकि आ चुका है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। 30 सितंबर को पाकिस्तान यूएन यूनाइटेड नेशंस का यूनानिमस वोट के थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल में, मैंने आपको कल भी बताया था, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो चेंज होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी टर्म्स होती हैं। तो उन्होंने यूनानिमस वोट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को यूएन में एज अ पार्ट एज मेंबर शामिल कर लिया। और पाकिस्तान के साथ यमन ने भी उसी डेट को जो है यूएन ज्वाइन की है। तो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसने यूएन को ज्वाइन किया है, तो वो है यमन। उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा जो है वो कश्मीर के, उन्होंने असेंशन टू इंडिया एग्री करके वहां पे असेंशन दे दी है। और उसी वक्त जो है इंडियन एयर ट्रूप्स जो है वो लैंड हुए हैं कश्मीर में। और अभी तक जो है वो इशू चल रहा है हमारा उनके साथ। हरा पाकिस्तान इसको यूएन में ले गया था, लेकिन वो फिर भी इशू जो है वो जारी है। 1947 में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन है यूएन का, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो अपनी मेंबरशिप दी है। उसके बाद बहावलपुर स्टेट अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है, बहावलपुर स्टेट ने। फिर हमारे पास मार्शल प्लान आया है जो यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका ने प्रोवाइड की है फॉरेन एड। उसका मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली तो हमें इफेक्ट कोई नहीं हुआ, लेकिन रेमिटेंसेस के थ्रू जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है डॉलर्स और डिफरेंट जो करेंसीज के रिजर्व है वो इंक्रीज होने लग गए। फिर हमारा जो पहला कॉइन है जो ब्रैंडले, सर ब्रैंडले ने जो है वो डिजाइन किया था, ये 1948 में बना है। फिर 1948 में ही हमारी सीक्रेट सर्विसेज, जिसे आईएसआई कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन हुई है। 1948 17 मार्च 1948 को मकरान एसीड हुआ है पाकिस्तान में। और एग्जैक्टली 10 डेज बाद 27 मार्च 1948 को जो कलात है वो भी पाकिस्तान का पार्ट बन गया है। कलात एक सेपरेट स्टेट थी, मकरान ये प्रिंसली स्टेट थी जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई है। और इनके रूलर जो थे वो थे अहमद यार खान कलात के। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन की है कायदे आजम ने। और उस वक्त जो फर्स्ट गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उनका नाम जाहिद हुसैन था। तो उनको फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया है और स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन हुई है। 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम की डेथ हो गई है। और जो कांग्रेस के और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे गांधी, उनको भी असैसिनेशन उनकी हुई है। गॉडसे रैमे ने उनको जो है वो शूट किया था। फिर 1949 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो प्रेस जो है, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन जो है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, एपीपी, अक्सर ये पेपर्स में एपीपी के नाम से आती है, तो ये याद रखिएगा। 1947 में ये बनी है। 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ है। जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स थे पाकिस्तान और इंडिया के दोनों, वो बैठे हैं और उन्होंने जो है वो उसे कराची एग्रीमेंट 1949 कहते हैं। और वहां पे जो ये इश्यूज हो रहे थे कश्मीर के, पोस्ट कश्मीर जो इश्यूज हैं, उसको डीमिलिटराइज करने के लिए इनकी वहां पे कराची में इनका एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको यूएन ने सुपरवाइज किया था। फिर 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई है जो बेसिस बनी है आपके पहले कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसको रिप्रेजेंट किया है लियाकत अली खान ने। और 5 डेज बाद 12 मार्च को ये एक्सेप्ट कर ली है आपकी असेंबली ने। और इसे अडेप्ट कर लिया गया और इस पर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हो गया था। फिर 11 जुलाई को पाकिस्तान ने 1950 में दो बड़ी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं और वर्ल्ड बैंक, इसको ज्वाइन कर लिया। 1950 में लियाकत अली खान ने यूएसए में अपना पहला विजिट शुरू किया, यानी अब यहाँ से हम अपने फॉरेन रिलेशंस बनाना शुरू हो गए हैं।
1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ है, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ये दिल्ली की जगह पे हुआ था। और इसमें जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे फॉरेन रिलेशंस बनाने के ऊपर फोकस किया गया था, कि जो आपके फॉरेन रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, ये अच्छे हो जाएं। इसके बाद 1950 में पाकिस्तान ने चाइना को रिकग्नाइज कर लिया। 1951 में लियाकत अली खान को हटाने के लिए रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी की गई, जो फेल हो गई, ये मार्च में थी। उसी के बाद 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई है कंपनी बाग रावलपिंडी में। फिर इसका नाम रख दिया गया लियाकत बाग। और अब जो है 2007 में 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत भी इसी पार्क में, यहाँ पे रैली करनी थी, यहाँ पे, वहां पे उनकी डेथ हो गई, उनको भी शहीद कर दिया गया वहां पे। अब 1951 में पाक फ्रांस रिलेशन स्टार्ट हो गए। पाकिस्तान ने वहां पे अपनी जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो डेवलप करना शुरू कर दिए फ्रांस के साथ। फिर 1951 में कराची यूनिवर्सिटी बनी है। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी थी। और वो जाहिर बात है, क्योंकि लाहौर में थी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, यानी अब आपके पास दो मेजर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में भी हो गई हैं। 1951 में आम का पहला सेंसस हुआ है, यानी मर्दमशुमारी जिसे कहते हैं, पहली ऑफिशियल मर्दमशुमारी हमारी 1951 में हुई है। यानी एज ए नेशन स्टेट हम अपनी जो है देखिए सेंसस भी कर रहे हैं, हमने अपनी एजुकेशन पे भी फोकस किया है, हम अपने फॉरेन रिलेशंस भी बना रहे हैं, हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन कर ली हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। 1952 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन कर ली है। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये बेसिकली जो इश्यूज हैं आपके, यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और हर ऑर्गन का काम जो है वो डिफरेंट है। और उसी के हिसाब से जो है वो मतलब आपको हर ऑर्गन का सेपरेट मेंबर बनना पड़ता है। अगर आपकी यूएन की मेंबरशिप है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्टीमेटली सब ऑर्गन्स के मेंबर होंगे। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर है, उसका अलग है। फिर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका अलग है, जनरल मेंबरशिप अलग है। उसके बाद 1952 में सुई गैस जो है वो डिस्कवर हुई है, सुई के मकाम पर बलूचिस्तान में। तो इसलिए क्योंकि सुई के मकाम से डिस्कवर थी तो इसका नाम सुई गैस रख दिया गया। बेसिकली ये मीथेन गैस है, ये फ्यूल के तौर पे यूज होती है। उसके बाद 1953 में पाकिस्तान का जो है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च का काउंसिल बनी है। और गवर्नमेंट ओन जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो साइंस और इंडस्ट्री की फरोग के लिए, उनकी प्रोपगेशन के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए, और उनके जो रिलेशंस हैं इंटरनेशनली उनको रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बनी है ऑर्गेनाइजेशन, ये 1953 में। फिर 1954 में आपकी पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है। 1954 में, क्योंकि कम्युनिस्ट जो रशियंस और चाइना है, रशिया और चाइना वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, तो क्योंकि हमारी एसोसिएशन यूएसए के साथ ज्यादा थी तो फिर हमने कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे इस वक्त कोल्ड वॉर का एरा है ये। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर के एरा में हमने अपने आप को अलाइन किया है यूएसए के साथ। तो हमने इसलिए कम्युनिस्ट मूवमेंट को बैन कर दिया, क्योंकि जो कम्युनिस्ट ख्याल रखने वाले लोग हैं वो यहाँ से बैन हो। सॉरी, कम्युनिस्ट मूवमेंट बैन हो गई है। उसके बाद 1954 में सीटो बनी है, और 73 में डिसॉल्व हो गई है पाकिस्तान है। फिर सेंटो का पार्ट बनी है, वो भी डिसॉल्व हो गया है। सॉरी इंटरप्शन के लिए। उसके बाद 1954 में हम बात कर रहे थे, हम सीटो और सेंटो का जो है वो पार्ट बने हैं। जो सेंटो है उसे बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। और 1979 में, आपको कल सवाल आया हुआ था हमारे पास पेपर में कि जो सेंटो की पार्टनरशिप जो है वो कब छोड़ी है ईरान ने, आपको याद होगा। तो ईरान ने पार्टनरशिप सॉरी जैसे पार्ट अपनी जो है वो नहीं छोड़ी थी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये 1979 में डिसॉल्व ही हो गई थी सेंटो। सीटो और सेंटो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका ख्याल रखिएगा। फिर 23 मार्च 1956 में चौधरी मोहम्मद अली ने प्राइम मिनिस्टर का इंचार्ज एज्यूम कर लिया है। और
जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क कर लिया। अभी हमने देखा था कि हमने 1948 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास तो कर ली, लेकिन फिर जब लियाकत अली खान के असैसिनेशन होंगी तो वो मामला थोड़ा सा जो है वो बैकफुट पे चला गया। आप चौधरी मोहम्मद अली जो हैं, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। 1958 में हमने गवादर परचेज किया है ओमान से, और गवादर ओमान के रूल में वन कि कितने साल गवादर ओमान का हिस्सा रहा है, दैट इज 174 ईयर्स। और फिरोज खान जो है हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने परचेज जो है, जिनकी टेन्योर में ये परचेज हुई है वापस। गवादर हमारा ही पार्ट था, लेकिन फिर उसे जो है, था तो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट, लेकिन उसे पाकिस्तान की फॉर्मेशन से बहुत अर्सा पहले जो है वो दे दिया गया था ओमान को। तो जब उनका खत्म हुआ टेन्योर लीज का, तो उनसे वापस परचेज कर ली गई। 1959 में एब्डो, जिसे हम इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर कहते हैं, ये अयूब खान ने प्रोमलगेट किया था। और इसमें ये था कि जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए स्पेशल, कि जिसके थ्रू जो है वो फॉर्मर पॉलिटिशियंस जिन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, उनको सजा दी जाए। अब हुआ ये, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा काइंडली। हम लोग डिफरेंट हम डिफरेंट कवानीन को अपने इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने पर्सनल गेन्स के लिए। इसी तरीके से जो बनाया गया था एक्ट, उसको जो क्वालिफिकेशन एक्ट था, इसके थ्रू जो है बहुत सारे लोगों की, जिनके साथ आपके ग्रजेस थे, जिनके साथ इश्यूज थे, उनको जो है वो ट्रायल पे ले आए, जिसकी वजह से अयूब खान के खिलाफ काफी इश्यूज स्टार्ट हो गए। क्योंकि आप देखें कि आपने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप ऑपोजिट पार्टी से हैं, या यू हैव रब्ड समवन द रॉन्ग वे, तो आपको मिसकंडक्ट के उस पर चार्ज कर दिया गया है। और इसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस भी नहीं है कि मिसकंडक्ट क्या होगा, उसकी क्या सजा होगी, किस तरह के मिसकंडक्ट को जो है, किस तरह की डेविएशन को मिसकंडक्ट कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक बड़ा वेग सा और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इट वाज रिवेंज बेस्ड एक्ट, तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया एक्ट। इसके बाद हमारे पास आ गया इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर कराया जो है इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने इसको जो है सुपरवाइज किया है। फिर 1960 में वारसेक डैम बना है काबुल रिवर पे, पेशावर। अब पाकिस्तान ने अपना पहला डैम 1960 में बनाया है, जो वारसेक डैम है, और वो काबुल रिवर पे बना है। हमने अपने रिवर पे नहीं बनाया, हमारे जो 5 दरिया हैं हमने उस पे नहीं बनाया, हमने काबुल रिवर के ऊपर अपना पहला डैम बनाया है। हम अक्सर क्या करते हैं, इंडस रिवर को टिक कर देते हैं जब क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान अपना पहला डैम कहाँ बनाया है। तो आपने ये याद रखना है कि काबुल रिवर के ऊपर आपका पहला डैम बना है वारसिक डैम, जो पेशावर के करीब है। अब 1960 में हमने बताया था, 1948 में हमारा पहला कॉइन बना है। अब 1960 में हमारा पहला पासपोर्ट इशू हुआ है। पाकिस्तान का जो प्रॉपर फर्स्ट पासपोर्ट है वो अयूब खान ने इशू किया है 1960 में। फिर हमारे पास स्पार्को बनी है। स्पार्को बस कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे साथ ही जो है वो इंडिया की भी बनी है, चाइना की हमारे बाद बनी है। चाइना हमारे बाद इंडिपेंडेंस उनकी हुई है। उनकी जो साइंटिफिक और जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बाद में बनी है। लेकिन अभी आपको मैंने उस दिन बताया था, जापान भी पहुंच गया है चांद पे। इससे पहले इंडिया पहुंच चुका है और सॉफ्ट लैंडिंग की है, मतलब सॉफ्ट प्लेस पे लैंड की है। उनका कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग ये होती है कि आपका कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज ना हो। हार्ड लैंडिंग ये है कि आप जब लैंड करते हैं तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आउटर इंस्ट्रूमेंट है, वो डैमेज हो जाता है। मतलब जो आपके रॉकेट और या फिर आपकी जो स्पेसशिप है जो लेके जा रही होती है इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, जो वहां पे गॉज करते हैं कि किस तरह की, मतलब जो भी हम रिसर्च करना चाह रहे हैं कि पानी है या नहीं है, या वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, वट एवर द इंस्ट्रूमेंट्स वी आर गोइंग टू यूज, जो उनको लेके जाते हैं, अगर वो रॉकेट शिप जो है अगर डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो उसको हार्ड लॉन्च कहते हैं। और अगर पहली बार जो है वो सॉफ्ट लॉन्च हुई है, जो इंडिया ने की है 23 जुलाई 2023 में, आई गेस। और अब जापान भी पहुंच गया है, तो हम जो है उसी टाइम पे फ्रेम में हमारी स्पार्को बनी है।
और अभी तक जो है हम लोगों ने कोई बहुत ज्यादा स्पेशल हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही। और जो स्पार्को है उसमें सिर्फ उसने एक काम किया कि जो अपनी सैटेलाइट है वो चाइना की हेल्प से हमने भेजी है ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में। मतलब हमारी अपनी कोई भी काविश, अपनी कोई भी एफर्ट नहीं है। The Space and Upper Atmosphere Research Commission स्पार्को इज एग्जीक्यूटिव एंड नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ये सलाम ने बनाई है। U2 इंसिडेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, 1960 में हुआ है U2 इंसिडेंट। उसमें ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मई 1 1960 को सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस का एक प्लेन था जो बहुत ही हाइट से जाके फोटोज लेता था, उसे पाकिस्तान के जो है वो एयर बेस यूज करते हुए यहाँ से जो है हिट किया है उसको। और वो फिर ड्रोन जो है वो जब उस वक्त ड्रोन नहीं होते थे, वो प्लेन्स होते थे, बड़े प्लेन्स होते थे जो फोटोज को कैप्चर करते थे हाइट से। उसको जो है वो टारगेट किया है, तो वहां पे हमारी पाकिस्तान की बेस यूज हुई है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमने अपनी जो सपोर्ट है वो यूएस को एक्सटेंड की है, और वहां से उन्होंने हिट किया है एक U2 स्पाई प्लेन को। फिर इसके बाद 1962 में जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था, वो 1962 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया है। और 8 जून 1962 से बना है। और जब मार्शल लॉ पहला डिक्लेयर हुआ है 25 मार्च 1969 को, तो तब जो है इसको खत्म कर दिया गया है। जब मार्शल लॉ लगता है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला काम क्या होता है, जब मार्शल लॉ लगने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 62 का 1969 में सस्पेंड हुआ है। उसके बाद लेनिन प्राइज मिला है फैज अहमद फैज को 1962 में। फिर हमारे पास क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। अभी ये जो आपका मैंने बताया था कोल्ड वॉर चल रही है, अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये हुआ था। इसे अक्टूबर क्राइसिस भी कहते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहते हैं। क्यूबा ने जो है वो क्यूबा की तरफ जो है वो यूएस ने अपने जो है वो मिसाइल्स जो है वो लॉन्च मतलब प्लेस कर दिए थे उनकी डायरेक्शन। और क्यूबा जो है उन्होंने इसके अगेंस्ट रिटेलिएट किया था। तो उस टाइम पे जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट होने की बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो उसको जो है वो खैर वो क्राइसिस जो है वो अवर्ट हो गया। वहां से जो है इनके जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उन्होंने बहुत ज्यादा समझदारी का मुजाहरा करते हुए इसको अपनी कांग्रेस से डिस्कस करके इसको अवर्ट किया था, वरना आपके पास थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होती। फिर 1962 में फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है स्पार्को ने 7 जून 1962 को। फिर 62 63 में जफरुल्लाह खान जो हैं वो पाकिस्तान के जो हैं वो उन्होंने यूएन जनरल असेंबली उसके पहले प्रेसिडेंट बने हैं। उनका टेन्योर 62 टू 63 था, 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते होते हैं। तो पाकिस्तान के तरफ से सबसे पहली बार जफरुल्लाह खान जो हैं वो यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। 1963 में पाक चाइना बॉर्डर स्टेब्लिश हो गई है, और मिंतका पास बना है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। हमारी बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ अक्सर पूछा जाता है कब एस्टेब्लिश हुई है, वो 1963 में एस्टेब्लिश हुई है। पाक चाइना बॉर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। उसके बाद पाकिस्तान उसके बाद पाकिस्तान जो है 1964 में पाकिस्तान और तुर्की जो है उन्होंने, जिसे टर्की कहते थे पहले, रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD बनाई है। बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन में और लोग भी एंटर हुए हैं, लेकिन उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान और तुर्की है। 1964 में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट अयूब खान की गवर्नमेंट ने 64 में जो है वो प्रोमलगेट किया था। उसके बाद 1964 में पीटीवी ने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी थी। 1965 में पाकिस्तान और इंडिया में वॉर हुई है जो 17 डेज लास्ट की है। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो 1965 की वॉर थी वो कितने दिन रही है, तो वो 17 डेज रही है। और उस वक्त हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो नूर खान थे। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि उस वक्त हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो वो नूर खान है, क्योंकि हमारी जो है 1965 की वॉर में जो हमारी एयरफोर्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो इसलिए अक्सर पूछा जाता है कि एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ उस वक्त कौन थे, तो वो नूर खान थे। फिर 1966 में हमने ताशकंद डिक्लेरेशन पहले भी डिस्कस की है जब पास्ट पेपर्स हमारे हम कर रहे थे, कि ताशकंद डिक्लेरेशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री
और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। इन्होंने जो है वो साइन किया है 1965 की वॉर को खत्म करने के लिए एग्रीमेंट। उसमें जो रिटेलिएशन हुई थी और उसमें जो जंगी कैदी वापस करने थे और जो एसेट्स और एरियाज वापस करने थे जो पाकिस्तान ने इंडिया के कैप्चर किए थे और इंडिया ने पाकिस्तान के, तो ये सारा ये ताशकंद एग्रीमेंट थी। और इसके नेक्स्ट डे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी 11 जनवरी को। मुझसे पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कब हुई है, तो वो 11 जनवरी को हुई है क्योंकि 10 जनवरी को जो है वो अकॉर्ड साइन हुआ है और नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई थी। फिर 61 से मंगला डैम बनना शुरू हुआ है और 67 में जो है इसकी कंप्लीशन हुई है मंगला डैम की, जो झेलम रिवर पे बना है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। मीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आजाद जम्मू कश्मीर में मंगला डैम झेलम रिवर पे बनाया गया है। अब हमारा दूसरा डैम बन गया है। पहले हमारा वार्सिक डैम था जो काबुल रिवर पे बना है, फिर हमारा मंगला डैम बना है जो हमारा झेलम रिवर पे मीरपुर के पास बना है। अब 1967 में फातिमा जिन्ना की डेथ हो गई है। 1967 में ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीपीपी बनाई है। अब हमारे पास 67 भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 67 में हमारे पास एक डैम बना है। 67 में फातिमा जिन्ना की डेथ हुई है और 67 में ही जो है पीपल्स पार्टी बनी है जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई है 1967 में। उसके बाद 1967 में ही इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल बन गया है। इससे पहले जो है इस्लामाबाद से पहले हमारे पास कराची कैपिटल था। 67 में हमारे पास हमारा कैपिटल शिफ्ट हो गया है, ऑफिशियल कैपिटल इस्लामाबाद से, सॉरी कराची से इस्लामाबाद। फिर 1967 में ही पाकिस्तान ने आसियान को ज्वाइन किया है। 1968 में जो हमारी 1940 में पाकिस्तान की करारदाद लाहौर रेजोल्यूशन भी जिसे कहते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी जिसे कहते हैं, वो जब मीनार पाकिस्तान के मकाम पे जो है वो पास हुई थी, तो उसको मार्क करने के लिए मीनार पाकिस्तान बनाया गया। 1960 में शुरू हुआ था, 1968 में इसकी कंप्लीशन हुई थी और इसकी लेंथ जो है वो 70 मीटर है। ये क्वेश्चन भी किया जाता है। और इनके आर्किटेक्ट जो थे वो मुराद खान थे जो तुर्किया से थे। मुराद खान तुर्किया के आर्किटेक्ट ने 1960 से लेके 68 के दरमियान में मीनार पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन हुई है। किस जगह पे? वहां जहां पे लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो पास की गई थी, उसको मार्क करने के लिए, उसकी यादगार के लिए, उसको उसके लिए मेमोरेंडम बनाने के लिए हमने जो है वो मीनार पाकिस्तान बनाया है, जिसकी जो हाइट है वो 70 मीटर है। हाइट या लेंथ जिसको आप दोनों कह सकते हैं, हाइट अगर आए लेंथ हाइट दोनों बरा एक ही चीज है, वो 70 मीटर है। उसके बाद 1969 में पाकिस्तान ने ओआईसी ज्वाइन की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये तमाम मुसलमान ममालिक के ऊपर जो है वो मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक कॉरपोरेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो बढ़ाने के लिए मुस्लिम कंट्रीज ने ज्वाइन की हुई है, ताकि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके जो रिजर्वेशंस हैं, जो उनके इश्यूज हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। 1970 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर डिग्री पास करते हैं जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान, जिन्होंने जो है वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बनाए हैं। और 1970 का जो जनरल इलेक्शन है हमारा, वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली हुआ है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो शुरू हुआ है, एलएफओ जिसे कहते हैं, वो एक डिग्री थी जो मोहम्मद याहिया खान जो हैं, पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद याहिया खान, उन्होंने ले डाउन की थी टू मेक श्योर कि जो पाकिस्तान के जो पहले डायरेक्ट इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस होने हैं, उनकी फाउंडेशन क्या होगी, किस तरीके से आपकी हिरार्की बिल्ट होगी, किस तरीके से आपके इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सारी चीजें एलएफओ के थ्रू इशू की गई थी। फिर 1917 में 70 में हमारे जनरल इलेक्शंस हुए हैं। और पहले जनरल इलेक्शन जो आपके कहे जाते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस वो 1970 में हुए हैं और आपके फोर्थ प्रेसिडेंट याहिया खान बन गए हैं। 1 जुलाई 1970 को बलूचिस्तान को सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस मिला है। 1905 में हमने 1901 में हमने देखा था एनडब्ल्यूएफपी को मिला था। फिर अब हमारे पास 1970 में बलूचिस्तान को मिल गया है। 1909 में मेरे ख्याल में सिंध को मिला है एज ए सेपरेट प्रोविंस, आई एम नॉट रॉन्ग।
1907 में। और उसके बाद 1970 में बलूचिस्तान को स्टेटस मिल गया है प्रोविंस का। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियंस बने हैं। फिर अब ये डेट्स पूछी जाती हैं कि पाक ये क्वेश्चन में खुद मेरे के एक पेपर में आया हुआ था कि पाकिस्तान जो है हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियन कितनी दफा बना है। 4 टाइम्स। 1971 में, 1978 में, 1982 में और 1994 में। इन ईयर्स को याद रख लें, ये सवाल पूछे जाते हैं। मतलब 1978 और 1982 का तो कंसेक्टिव है ना। उससे पहले 1971 और 1994 में भी हम लोग हॉकी के वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। उसके बाद 1971 में जो है इंडिया की फर्स्ट एयर स्ट्राइक हुई है, और सेकंड जो है वो 26 फरवरी जो है 2019 में, जो अभिनंदन का केस बना था, जब उन्होंने हमें अनप्रोवोक्ड एयर स्ट्राइक्स हम पे की थी। पहली है 1971 की, जिसमें फिर हमारी वॉर स्टार्ट हो गई, और दूसरी है 2019 की, जो अभिनंदन केस बना है हमारे पास। फिर 1971 में ही जो है सेकेंड वॉर शुरू हो गई दो कंट्रीज के दरमियान, क्योंकि उन्होंने हमारे पे एयर स्ट्राइक की थी तो हमने रिटेलिएट किया। तो एक और वॉर पहले 65 की है, जो 17 डेज रही है। फिर हमारे पास 71 की वॉर आ जाती है। उसमें फॉल ऑफ ढाका, दिसंबर 1971 में फॉल ऑफ ढाका जिसे कहा जाता है, जिसको इंडिपेंडेंस बांग्लादेश जो है वो अपना इंडिपेंडेंस कंसिडर करते हैं, वो है 1971 दिसंबर में। फिर जो कैनप वन है, ये हमारे पास जो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कनाडा की हेल्प के साथ पाकिस्तान में कराची में सेटअप हुआ है। कैनप इस वक्त हमारे पास 5 हैं, 3 फंक्शनल हैं और 2 नॉन फंक्शनल हैं। कैनप वन जो है वो कनाडा की हेल्प से, चाशनिप वन चाशनिप टू है, फिर कैनप 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें से 2 बन रहे हैं। वन जो है वो नॉन वर्किंग स्टेट में चला गया, 1 और 2, और चाशनिप 4 भी बन रहा है। तो 3 हमारे पास बन रहे हैं इस वक्त, और तकरीबन 3 से 4 हमारे पास इस वक्त वर्किंग ऑर्डर में है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो कैनप वन जो है वो कनाडा की हेल्प से 1972 में बना है। फिर पाकिस्तान ने 1972 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का हिस्सा रही हैं, तो पाकिस्तान उसकी इनकी एक एसोसिएशन थी कॉमनवेल्थ की, तो पाकिस्तान ने 1972 में छोड़ दी है। 1973 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया है पाकिस्तान का, जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के साथ चल रहा है, वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। और ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है उनकी गवर्नमेंट में ड्राफ्ट हुआ था। अब उसके बाद 1973 में जो पहला सीएनआईसी जो है पेपर बेस्ड, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में इशू हुआ है। और जो चिप बेस्ड है जो अभी हम यूज कर रहे हैं 2012 में शुरू हुए हैं। उससे पहले पेपर बेस्ड आपने देखा होगा, जो हमारे पेरेंट्स के पास पेपर बेस्ड होते थे, वो 1973 में स्टार्ट हुए थे। और हमारे जो अब सीएनआईसी करंट है जिसमें चिप होती है, ये 2012 में स्टार्ट हुए हैं। 1974 में अयूब खान की डेथ हो जाती है। अब हमारे पास, हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि हमारे पास पाकिस्तान बना है, फिर हमारा पहला सेंसस हुआ है, लियाकत अली खान की जो असैसिनेशन हुई है, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई है, और फिर 1960 में जाके हमारे पास एक्चुअली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है 64 में, जो हमारा सस्पेंड हो गया अयूब खान के टाइम में ही। 69 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ है। फिर हमारे पास पहले जनरल इलेक्शंस हुए हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 1970 में। उसके बाद फिर हमारे पास सेकेंड वॉर आ जाती है इंडिया पाकिस्तान की। फिर ढाका जो है वो सेपरेट हो गया है। उसके बाद 1973 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है, जिस जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया है। और फिर 74 में अयूब खान की डेथ हो गई है। अब हम आते हैं, इससे आगे चलते हैं। 75 में हमारे पास एफआईए एस्टेब्लिश हुई है। एफआईए जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। एफआईए का एक्ट आया है 1974 में, और 75 में उसकी बेसिस पे एफआईए की जो एजेंसी है उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है। उसके बाद हम देखा था कि 64 में पीटीवी ने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी। अब 76 में कलर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई। उससे पहले हमारे पास जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन आती थी, और 76 में कलर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद अब हमारा तीसरा डैम हो गया है, तरबेला डैम। तरबेला डैम बना है इंडस रिवर पे। पहला हमारा वार्षिक डैम है वो काबुल रिवर पे है। दूसरा हमारा बना है
तरबेला सॉरी मंगला डैम वो हमारा बना है झेलम रिवर पे, और तीसरा हमारा डैम है वो तरबेला डैम है जो इंडस रिवर पे बना है सवाबी के करीब केपीके में। पहला भी पेशावर के करीब है केपीके में, दूसरा हमारे पास है आजाद जम्मू कश्मीर मीरपुर के पास, और तीसरा हमारे पास सवाबी में बना है 1766 में। उसके बाद हमारे पास 1977 में इजमीर ट्रीटी हुई है। आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान और तुर्की ने रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, आरसीडी कहा था उसे हमें, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स पाकिस्तान और तुर्की थे। 1977 में अजमेर ट्रीटी के थ्रू जो है वो उसको आरसीडी को खत्म कर दिया गया, और 1985 में उसकी जगह पे ईसीओ बना दी गई। आरसीडी पहले थी जो पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर बनाई थी, फिर इजमीर जो है वो तुर्किया में एक जगह है इजमीर, इजमीर में ट्रीटी हुई है 1977 में कि आरसीडी को जो है रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, और वो नई ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ है जो 1985 में बनी है। उसके बाद 1978 में जो अटक का फॉर्मर नेम है उसे रिस्टोर कर दिया गया। ये क्वेश्चन आता है पास पेपर में कि अटक का नाम रिस्टोर कब किया गया, फॉर्मर नेम, तो वह 1978 में रिस्टोर किया गया है। इसके बाद 79 में काराकोरम हाईवे है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बना है, उसे कंप्लीट कर दिया गया। 1963 में पाकिस्तान और चाइना के जो बॉर्डर्स हैं उनको स्टैब्लिश किया गया, और फिर हमारे पास मंतका पास बना है उससे। अब हमारे पास एक हाईवे बनाना था हमने जो कनेक्ट करता है चाइना और पाकिस्तान को, तो वो ये कोराकोरम हाईवे है, ये बना है 1979 में, जिसमें लैंड के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया सॉरी पाकिस्तान और चाइना का डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। उसके बाद 1979 में भुट्टो को जो है वो सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दे दी गई है 4 अप्रैल 1979 को, उनकी असैसिनेशन कर दी गई है। फिर 79 में ही जो है अब्दुल सलाम, उनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, और आपको याद होगा स्पार्को भी अब्दुल सलाम ने एस्टेब्लिश की थी। स्पार्को किसने एस्टेब्लिश की है, अब्दुल सलाम ने, और नोबेल प्राइज भी उन्हीं को मिला है, किसमें, फिजिक्स में। या आपने अपनी फिजिक्स की बुक में पढ़ा होगा, 9th की बुक में ये जरूर मेंशन होता है कि इनको जो है वो पहला पाकिस्तानी नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को दिया गया है 1979 में। अब पाकिस्तान ने फिर 1979 में नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम ज्वाइन कर ली। नॉन अलाइंड कंट्रीज वो थी जो ना तो कोल्ड वॉर के पीरियड में ना वो यूएसए के साथ थी ना वो रशिया के साथ थी, तो वो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी। तो नॉन अलाइंड कंट्रीज 1979 में जो है पाकिस्तान ने उनको मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। अब 1982 में हफीज जलंधरी की डेथ हो गई। अब मैंने आपको पहले बताया था कि शाहनामा इस्लाम हफीज जलंधरी की बुक है, और शाहनामा फिरदौसी की बुक है जो एक फेमस पोएट थे। तो जब शाहनामा इस्लाम आएगा तो उसके राइटर कौन है, हफीज जलंधरी। उनकी डेथ कब हुई है, 1982 में, और उनका बरियल कहाँ है, मीनार पाकिस्तान में। उसके बाद 1984 में हमारे पास सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी हम 65 में 71 में 2 वॉर्स करके हटे हैं। अब हमारे पास 84 में सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सियाचिन पे आपको वो याद होगा अल्फा ब्रावो चार्ली भी बना हुआ था, बहुत अच्छा एक ड्रामा था, उसमें अल्फा ब्रावो चार्ली में जो सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको हाईलाइट किया गया था। तो 1984 में सियाचिन का जो है वो डिस्प्यूट, ग्लेशियर के ऊपर डिस्प्यूट हुआ है कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान का। एक्चुअली जो सियाचिन ग्लेशियर है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के अंदर लाई करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट बनता नहीं था इंडिया का डिस्प्यूट करना पाकिस्तान के साथ सियाचिन ग्लेशियर पे, बट स्टिल उनका डिस्प्यूट हो गया सियाचिन ग्लेशियर पे 1984 में। उसके बाद 1984 में फैज अहमद फैज की भी डेथ हो गई है। फैज अहमद फैज को रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस 1951 में जेल हुई थी, लियाकत अली खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की, उसमें मार्च में इनको जेल हो गई थी। तो फिर फैज अहमद फैज की डेथ जो है वो 1984 में हुई है। फैज अहमद फैज एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है आपके अदब के हिसाब से भी और पॉलिटिकल स्ट्रगल के हिसाब से भी, तो इनके मतलब थोड़ा सा जो है वो आप अपने एंड पे पढ़ लीजिएगा। 1984 में जो है इंदिरा गांधी की जो है वो असैसिनेशन हो गई है। 48 में जो गांधी है एक्चुअल गांधी मोहनलाल गांधी जो है उनकी डेथ हुई है, और 84 में जो है इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो गई है। उनका जो अपना बॉडीगार्ड है सतवंत सिंह। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि इंडिया में
जो सिख कम्युनिटी है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा रिटेलिएशन हो रही थी। उनके गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें काफी सारे जो है वो सिख जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी रिटेलिएशन में सतवंत सिंह जो एक सिख हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार के उनके अपने बॉडी गार्ड थे उनको असैसिनेट कर दिया था। और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा रिटेलिएशन हुई सिखों के खिलाफ। तो सिख उसके बाद से जो है वो सिख जो है वो अपना एक अलग से खालिस्तान मूवमेंट जो है उनकी तब से चल रही है, इस इवेंट के बाद से। फिर 1985 में फर्स्ट नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए। पहले जनरल इलेक्शंस हुए हैं हमारे 70 में, अब 85 में नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, यानी पार्टीज की बेस पे नहीं, कैंडिडेट्स की बेस पे हमारे इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने 85 में ही साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क ज्वाइन कर ली है। आपकी ईसीओ, आपकी ओआईसी, आपकी सार्क, आपकी आसियान, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो काइंडली इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर फोकस रखिएगा। आपकी यूएन है, आपकी वर्ल्ड बैंक है, आपकी सार्क है, आसियान है, आरसीडी है, जो अब ईसीओ बन गई है। उसके अलावा आपके पास जो है ओआईसी है। ये काफी जो है गल्फ कॉपरेशन जो है आपकी, वो, ये सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पोर्टेंट। इसके बारे में सवाल आते होते हैं। इसको थोड़ा सा अपने इन पे इनके मतलब कुछ जो है वो पढ़ के कुछ पेजेस जो है वो अपने आप इस पे लिख लीजिएगा, और फिर जब आपके एग्जाम्स हो तो उससे पहले इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। 1986 में जियाउल हक ने विजिट किए है चाइना अपने ताल्लुकात अच्छे करने के लिए। उससे पहले हमने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 54 में कम्युनिस्ट पार्टीज बैन कर दी थी। कम्युनिस्ट पार्टीज वो थी जो रशिया और चाइना, क्योंकि उसमें कम्युनिज्म उनमें है, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, तो उसको जो है थोड़ा सा वो फेवर कर रहे थे, तो उनको बैन कर दिया गया था। उसके बाद अब आके उसके बाद हमने चाइना के साथ अपने रिलेशन करने के लिए 1986 में जो है हमारे प्रेसिडेंट हैं जियाउल हक, वो गए हैं चाइना। 86 में ही फैसल मॉस्क बनी है, जो है इस्लामाबाद में लोकेटेड है, जो आपके साउथ एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क है और वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट मॉस्क है। इसके बाद 87 में पाकिस्तान और इंडिया ने पहला इकट्ठा ज्वाइंट वर्ल्ड कप होस्ट किया है। मतलब पहले तो वर्ल्ड कप्स होते रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट होस्टिंग पाकिस्तान और इंडिया की जो पहली है वो 1987 में है। फिर पहला जो है वो लेनिन प्राइज मिला है हमारे पास फैज अहमद फैज को 1982 में। अब हमारे पास 1988 में लेनिन प्राइज मिला है अब्दुल सत्तार ईदही को। अच्छा, जो लेनिन प्राइज है ये रशियन प्राइज था, अभी डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन ये जो है वो रशिया देती थी प्राइस, लेनिन प्राइज, ये याद रखिएगा। लेनिन प्राइज की ओरिजिनेटिंग कंट्री जो है वो है रशिया, और नोबेल प्राइज की जो है वो कंट्री है स्वीडन। स्वीडन, स्वीडिश जो है वो प्राइस है नोबेल प्राइज। इसके बाद 1988 में ही ओजी कैंप का डिजास्टर हुआ है। ओजी कैंप बेसिकली हमारा एक कैंप था जिसमें हमारे पास जो हमारे सारे एमिनेशन का एक बहुत बड़ा डिपो था, तो वहां पे आग लग गई थी। जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जिसे ओजरी कैंप डिजास्टर कहते हैं। ये 10 अप्रैल 1988 में हुआ है। फिर 89 में ऑपरेशन मिडनाइट जैकल, या मिडनाइट, सिंपली इसको मिडनाइट जैकल कहते हैं, जैकल जैकल दोनों यूज किए जाते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस आपको जो पसंद आए। तो वो बेसिकली बेनजीर की गवर्नमेंट को डिसरप्ट करने के लिए हमारी जो मिलिट्री है उसने बनाया था, ऑपरेशन किया था, जिससे जो है वो बेनजीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसरप्ट कर दिया गया था। फिर पाकिस्तान ने 25 मार्च 1992 को पहला वर्ल्ड कप जीता है अगेंस्ट इंग्लैंड। ये जो हमारे कैप्टन थे उस वक्त इमरान खान थे। फिर 1992 में इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी आईआरएस बनाई गई है, जो पाकिस्तान में रेगुलेट करेगी वाटर के इशू को। और ये 1992 का जो एक्ट है पार्लियामेंट का, इंडस रिवर सिस्टम की वाटर रेगुलेशन के हवाले से, उसके थ्रू बना है आईआरएस। हमारी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनी है। हमारा जो पानी का मसला है ना, वो हमारा 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था हमारे पास पेपर में था कि किसकी क़यादत में जो है वो एक सिस्टम ऐसा बनाया गया था जिसमें तमाम प्रोविंसेस ने वाटर की जो हमारा रेगुलेशन है उसके ऊपर वर्क किया था। तो वो था अपॉइंटमेंट वाटर अपॉइंटमेंट
एकॉर्ड, WAA, मैंने आपको बताया था WAA, जो नवाज शरीफ ने पास करवाया था 1991 में। अब उसी के अकॉर्डिंगली, उसी WAA के ऊपर, वाटर एंड अपॉइंटमेंट एक्ट के ऊपर IRS बनी है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। 1992 में, वो एक्ट 1991 में हुआ था, और ये जो है 1992 में उसके ऊपर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बन गई है। फिर पाकिस्तान ने एज अ मेंबर शंघाई कॉपरेशन ज्वाइन की है, SCO, और 2017 में हम इसके परमानेंट मेंबर बने हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन था कि कौन से सन में जो है पाकिस्तान SCO का परमानेंट मेंबर बन गया है, तो वो है 2017, और ज्वाइन हमने कब की है, 1995 में। फिर 1997 में नेपरा बनी है। नेपरा जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशन अथॉरिटी है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशन अथॉरिटी, और ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये 1997 में बनी है। फिर 1997 में हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक्ट बनाया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर 1998 में, 28 मई 1998 को हमने चाकी के मकाम पर दो न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। चागी 1 और चागी 2, दो मिसाइल्स थे हमारे, और अभी तक हम उस पे यौम तकबीर मनाते हैं। 1998 में जो हमने चागी के मकाम पर, 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर जो हमने चागी हिल्स में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे बलूचिस्तान में, उनको उनको कमेंसरेट करने के लिए हम यौम तकबीर मनाते हैं हर साल 28 मई को। फिर पाकिस्तान का जो SECP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी, 1999 में बनी है, जो आपकी जितनी भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखने के लिए, ऑडिट करने के लिए, और उनको रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट किस तरह होता है कि कौन से लॉज फॉलो करके वो प्रॉपरली पाकिस्तान में अपना बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। हर जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको SECP के साथ जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश कराना, अपने आप को साइन कराना लाजमी है। आपको वहां पे रजिस्टर कराना लाजमी है, उसके अलावा आप पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते लीगली। 1999 में हमारे पास फिर बन गई है नैब ऑर्डिनेंस आया है, और 1999 में हमारे पास नैब बन गई है। अच्छा, ये इससे पहले एहतसाब सेल होता था, एहतसाब ही अकाउंटेबिलिटी को कहते हैं, उसको चेंज कर दिया गया, और 1999 में हमारे पास बन गया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उससे पहले हमारे पास 84 में बना है FIA। अब हमारे पास 1999 में आ गया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, और उसके साथ हमारे पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बन गई है। अब सियाचिन हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 1984 में, और अब 1999 में हमारे पास कारगिल वॉर आ गई है। कारगिल वॉर, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को भी कहते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई। आज तक हमारी जितनी वॉर्स भी हुई हैं, हमें पता है हम जीते हैं, और इंडिया को पता है वो जीते हैं। तो सियाचिन का, कारगिल का, और 71 की वॉर तो खैर थी ही थी, जिसमें हमारा, हमसे जो है वो ढाका अलग हो गया था। लेकिन 65 इन वॉर्स का आज तक पता नहीं चला इंक्लूसिव है कि कौन जीता है इन वॉर्स को। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मीनार पाकिस्तान को विजिट किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड ओवर एंड ओवर अगेन कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 1999 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मीनार पाकिस्तान विजिट किया। वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अब बिहारी वाजपेयी ने 1999 में कौन सा मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान विजिट किया, वो है मीनार पाकिस्तान। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से सन में, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी visited मीनार पाकिस्तान, दैट इज ऑन 1999। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सिस्टम एस्टेब्लिश किया है 2001 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं था, प्रोविंसेस थे और फेडरल सिस्टम था। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद लोकल बॉडीज हमारे पास आ गई हैं, जो लोकली आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो मेयर और आप बस डिप्टी मेयर, और उसके बाद एक जो UC के आपके चेयरमैन होते हैं, ये आपके लोकल बॉडी एक्ट के थ्रू आए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराया था। फिर 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, रावलपिंडी में हुई है। फिर 2008 में मियां नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के CM बन गए हैं। 2009 में पाकिस्तान ने जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, वो पाकिस्तान ने जीता था, और वो अगेंस्ट श्रीलंका जीता था 2009 में। और मेरे ख्याल में उसमें यूनुस खान कैप्टन थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 20, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2009 में
वही बात 2009 में जो है वो हो गया। उसके बाद 2010 में 18th अमेंडमेंट पास हुई है। 18th अमेंडमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इसमें, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में जो है वो बहुत सारे राइट्स जो है वो वापस कर दिए गए थे प्रोविंसेस को। उससे पहले हमारा फेडरल सिस्टम स्ट्रांग था। हमारा हेड ऑफ स्टेट जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और जो सारी पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के पास थी। उसके बाद हमारे पास जब ये 18th अमेंडमेंट पास हुई है, तो जो पावर्स थी ज्यादा वो वैसे हेड ऑफ स्टेट तो अभी भी प्रेसिडेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो है वो हमारे पास पीएम के पास आता है। और 8th अमेंडमेंट आपको याद होगी, मैंने आपको बताई थी, जिसमें जो है हमारा प्रेसिडेंट आपकी असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, वो पावर अभी भी उनके पास है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली जो आपके प्रोविंसेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए एज कम्पेयर टू योर सेंटर। और क्योंकि प्रोविंसेस स्ट्रांग हो गए, तो ऑब्वियसली जो आपके पीएम हैं वो भी स्ट्रांग हो गए, तो ज्यादा पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स पीएम के पास आ गई थी 18th अमेंडमेंट के पास। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2010 में ही है। और 2010 में इसकी वजह से जो है फिर विमेन प्रोटेक्शन बिल भी आया है। फिर विमेन प्रोटेक्शन बिल के बाद उसके रिजल्ट में 2012 में ये विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना। 2010 में जो है हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी पास हुआ है। 2010 में खैबर पख्तूनख्वा का नाम NWFP से चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया है। उसके बाद 1905 में जो है इसको स्टेटस मिला है खैबर पख्तूनख्वा को। अ, नहीं, 1901 में स्टेटस मिला खैबर पख्तूनख्वा को एज अ प्रोविंस। और अब जिसका करंट नाम है खैबर पख्तूनख्वा, वो 2010 में रखा गया है। तो 2010 में हमारे पास 18th अमेंडमेंट आ जाती है। 2010 में हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस आ जाता है। वुमेन प्रोटेक्शन बिल आ जाता है। और 2010 में ही हमारे पास रीनेम होता है NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। फिर 2014 में मलाला साहिबा को नोबेल पीस प्राइज मिला है, जो मलाला डे के नाम से हम 12 जुलाई को हर साल मनाते हैं। 2015 में जो है वो सी पैक बनना शुरू हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 300 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो 2015 से शुरू हुआ है और अभी आप तक उसको कोई पता नहीं है उसका क्या बना है। फिर 2017 में, ये देखिए मैं भी आपको बता रही थी कि 1995 में हमने ज्वाइन किया है SCO एज अ मेंबर। तो अब 2017 में जो है वो पाकिस्तान ने SCO को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन कर लिया है। उससे पहले शंघाई 5 थी, मैंने आपको बताया था। शंघाई 5 जो है वो खत्म हुई है 1995 में, और वो बन गई है SCO। SCO का जो है हम परमानेंट मेंबर नहीं थे, हम उसके सिंपल मेंबर थे। वो हम अब 2017 में परमानेंट मेंबर बन गए हैं। अब फिर 2017 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई है, हम इंडिया के अगेंस्ट जीते हैं। इंडिया के अगेंस्ट हम थोड़ा सा भी कुछ करे तो हम उसे बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो वो हम 2017 में जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। 2018 में फाटा मर्जर बिल आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ममनून हुसैन जो हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फाटा मर्जर बिल, कि फाटा जो है वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो गया है, इसे ट्राइबल एरियाज की बजाय अब एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान का अगर आप देखें तो ऑफिशियल जो पाकिस्तान का एरिया है वो भी चेंज हो गया है, जब से GB और फाटा जो है वो मर्ज हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर 2018 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में CPEC के हवाले से 3 प्रोजेक्ट साइन हुए हैं। 2019 में पाकिस्तान को जो है वो करके रेंटल पावर केस में डिप्लोमेटिक एड दी है तुर्की ने, $1.2 बिलियन। हमने रेंटल पावर, हमने जो है एक्चुअली ये रेंटल पावर हमारा था कि हम पावर जो है वो यूज कर रहे थे डिफरेंट कंट्रीज से लेके। तो वहां पे हम अपनी जो पेमेंट्स हैं उनमें हम जो है रह के हमने अपनी पेमेंट्स नहीं की प्रॉपर, तो उसमें हम पे केस हो गया। तो उस केस को एज अ कंट्री हम पे केस कर दिया गया। तो इस केस के अंदर जो है हमें एड दी है $1.2 बिलियन तुर्की ने, ताकि हम अपनी जो पेमेंट्स हैं उसको फॉरवर्ड कर सकें। फिर मैंने आपको जिससे पहले मेंशन किया था 2019 में, 26 फरवरी 2019 में दूसरा एयर स्ट्राइक हुआ था, जो अभिनंदन जो है इंडियन पायलट है उन्होंने जो है वो किया था। और फिर अभिनंदन जो है वो 2019 में कैप्चर कर लिए गए थे। और फिर हमने सेकेंड डे उसका जवाब देने के लिए 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया है अभिनंदन के अरेस्ट के उसमें। अभिनंदन का केस अभी भी UN सिक्योरिटी जो है UN की, सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है। और इंडिया जो है वहां ले गए थे और हाथों हाथ उनका केस लिया गया यहाँ पे, तो उस पे केस चल रहा था, तो अब इंटरनेशनल प्रिजनर है वो।
तो पता नहीं है इसका क्या बनेगा। इसके बाद 2019 में जो है वो फाटा मर्जर बिल जो है वो असेंबली ने पास कर दिया है। पहले तो ममनून हुसैन ने उस पर साइन किए थे, अब वो बिल जो है वो असेंबली से भी पास हो गया है। 2019 में गुडविल प्रिजनर्स जो है वो पाकिस्तान के यूएई ने रिलीज किए हैं। इसके बाद 2019 में इंडिया ने एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप एक्ट पास किया था। इसके अकॉर्डिंगली जो मुस्लिम्स हैं उनको परमानेंट रेजिडेंस या परमानेंट सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती इंडिया में। इस पे बहुत ज्यादा इशू चला था और अभी भी ये वहाँ पे हॉट टॉपिक है कि वहाँ पे जो भी रिजाइडिंग मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ पे सिटीजनशिप उनकी कैंसिल कर दी जाए। फिर 2021 में जो है बॉर्डर बनी है ईरान के साथ ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए, जिसे मंद पिशीन कहा जाता है। हमारी जो ट्रेड के लिए जो बॉर्डर ईरान के साथ बनी है 2021 में, 21 अप्रैल 2021, वेरी इजी, 21 अप्रैल 2021, मंद पिशीन। फिर 10 अप्रैल 2022 को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू इमरान खान को जो है वो हटा दिया गया पीएमशिप से। फिर 21 अक्टूबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये बहुत दफा सवाल आया है, पाकिस्तान कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है, तो वो है निकारागुआ। पाकिस्तान एंड निकारागुआ वाज लेफ्ट द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। फिर जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और UN ने जो है जो पाकिस्तान में आए थे फ्लड्स, उसको उसके एड के लिए UN ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने को होस्ट किया था 1 डे की इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसमें 10 बिलियन रेज हुआ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। फिर हमारे पास 3 जनवरी 2023 को एक सैड इंसिडेंट है कि पेशावर मॉस्क में बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें 84 लोग जो है उनकी शहादत हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 2014 में जो है वो APS का अटैक है, और फिर पेशावर में दूसरी बड़ी ट्रेजेडी है वो ये 2023 की है, रिसेंट हमारे टाइम्स में, जिसमें मॉस्क में बॉम्बिंग हुई है और 84 लोगों की शहादत हो गई है। उसके बाद 2023 में इमरान खान का अरेस्ट है। सॉरी, पहला अरेस्ट है 9 मई को, दूसरा अरेस्ट है उनका 5 अगस्त को। 9 मई को जो है उनको मिल गई थी जमानत, लेकिन जब 5 अगस्त है उनका केस, तब से वो जो है वो कंटिन्यूसली इन्हीं इश्यूज के अंदर चल रहे हैं। 16 जनवरी 2024 को ईरानियन मिसाइल अटैक स्ट्राइक्स हुई हैं हम पे अभी रिसेंटली। और फिर 17 जनवरी को हमने ईरान में जाके जो है वो सॉरी 17 को हमने वहां से अपना एम्बेसडर जो टू ईरान है उसको रिकॉल कर लिया वापस, अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर कराने के लिए। और 18 जनवरी को पाकिस्तान ने प्रिसीजन अटैक जो है वो लॉन्च किया है ईरान में। उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान जो सेपरेटिस्ट हैं वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, उन्होंने उन पे अटैक किया है। पाकिस्तान ने भी जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं जो ईरान में छुपे हुए हैं उन पे जाके अटैक किया है। तो ये हमारा जो है वो 2024 तक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं पोस्ट पार्टीशन, ये हमने आज कवर कर लिए हैं। अब हमारी हिस्ट्री कंप्लीट है। यहाँ तक जो है अगर इश्यूज हैं तो मुझे बता दें, वी कैन रिवाइज एंड रिपीट दीज थिंग्स। काइंडली मुझे 1 मिनट दीजिएगा।